हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सेल डिवीज़न के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, यदि आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं या क्लास 11 में हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सेल डिवीज़न, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीज़न क्या होता है। देखिए, एक हमने यहाँ पर एक सेल बना ली। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। एक हमने ये सेल बना ली। अब इस सेल को हम डिवाइड करेंगे। एक ये सेल बना ली और ये इससे सेल बना ली। ठीक है, ये डिवाइड हो गई, ये डॉटर सेल हो गई। ठीक है, डॉटर सेल में डिवाइड हो गई। और ये कैसी है, मदर सेल। ठीक है, मदर सेल से डॉटर सेल में ये डिवाइड हो गई। तो ये प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है, सेल डिवीज़न कहलाती है। ठीक है, मदर सेल से डॉटर सेल में डिवाइड होना क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने यही बात को लिखा गया है। जो सेल डिवीज़न होता है, ये सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था, हॉवर्ड एंड पेले ने 1953 में इसे खोजा था या इसके बारे में बताया था। इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया था। ठीक है, और ये किस में होता है सेल डिवीज़न, यूकैरियोटिक सेल में होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें भी ये सेल डिवीज़न होता है। उसमें एमाइटोटिक सेल डिवीज़न होता है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, और सेल डिवीज़न की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी कि मदर सेल से टू डॉटर सेल में डिवाइड होना क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। देखिए, मदर सेल ये बड़ी सेल थी, इसमें सारा का सारा इसका मटेरियल था वो डिवाइड हो गया या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, और फिर बाद में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, टू डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाती, तब हम इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को सेल डिवीज़न कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये सेल डिवीज़न के बारे में हो गया है। अब हम सेल साइकिल समझते हैं। सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपकी जो सेल डिवीज़न होता है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए, सेल साइकिल क्या होती है। देखिए, यहाँ पर हमने जो अभी आपको बताया था कि मदर सेल से डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना सेल डिवीज़न कहलाता है। लेकिन यदि हम सेल साइकिल को कहें, सेल साइकिल क्या होती है, तो सेल साइकिल यहीं से आपकी परिभाषा बन जाएगी। देखिए, सेल साइकिल जब मदर सेल से डॉटर सेल में डिवाइड कोशिका होती है, तब इसके बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, फिर बाद में ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सारा टाइम लगता है सेल को डिवाइड होने में। ठीक है, तो इसके बीच कई सारी अवस्थाएं होती हैं। ओके, तो इन अवस्थाओं को क्या कहते हैं, हम सेल साइकिल कहते हैं। मदर सेल से डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए जितनी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, ये जितनी अवस्थाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं, या सेल साइकिल को हिंदी में कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। मदर सेल से डॉटर सेल में डिवाइड होने में जितनी क्रियाएं होती हैं, जितनी अवस्थाएं होती हैं, उसको हम सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। तो ये सेल साइकिल के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है। जो कोशिका डिवाइड होती है, कोशिका डिवाइड होने में, देखिए, एक मदर सेल से टू डॉटर सेल में डिवाइड होने में कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है, तो 10 से 30 घंटा लगते हैं एक सेल से टू डॉटर सेल में डिवाइड होने में। ठीक है, तो एक सेल डिवाइड होने में 10 से 30 घंटे लगते हैं, फिर बाद में ये जाकर डिवाइड हो पाती है। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका जो चक्र है, ठीक है, जो कोशिका चक्र है, ये दो भागों में बांटा गया है। कोशिका जब डिवाइड हो गई तब ये दो भागों में बांटी गई है, फिर बाद में ये कोशिका डिवाइड हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला है इंटरफेज, जिसे हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं। प्रिपरेशन फेज का मतलब तैयारी करना। ठीक है, इसे हिंदी में अंतरावस्था कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे आपको। अगला यहाँ पर जो दूसरा इसका जो पॉइंट दिया गया है, यम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, या आप कह सकते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल जो कोशिका चक्र होता है वो दो भागों में बटा है। एक तो इंटरफेज, जिसे हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं। प्रिपरेशन फेज का मतलब होता है कि तैयारी करना। यहाँ पर जो कोशिका होती है
यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोशिका होती है इंटरफेज में तैयारी करती है। अब इसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल होता है, डीएनए डबल होता है, आरएनए डबल होता है, इसमें प्रोटीन बनता है। तो काफ़ी सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, काफ़ी सारी तैयारियाँ करती है ये इंटरफेज में, ठीक है। इंटरफेज में ये काफ़ी तैयारी करती है, फिर बाद में माइटोटिक सेल डिवीजन में कोशिका डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरफेज लिखा है, इंटरफेज जिसे हम प्रिपरेशन फेज कहते हैं, इसमें कोशिका पूरी तरह से तैयारी करती है, सारा अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको डबल करती है, प्रोटीन बनाती है, एंजाइम बनाती है, फिर बाद में जब माइटोटिक फेज आती है इसमें सेल डिवाइड हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरफेज जिसे मंत्रावस्था या प्रिपरेशन फेज को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन फेज को देखते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है हमने, इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज मतलब यहाँ पर आराम तो करती है लेकिन यहाँ पर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्रोटीन है उसको भी डबल करती है, जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है उसको भी ये डबल करती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसे हम रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं और इसमें मुख्य कार्य होता है ये तैयारी करती है कोशिका डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये कई भागों में बांटा गया है। देखिए G1 फेज और इसे हम गैप फर्स्ट भी कह देते हैं, और यस फेज अगला जो है G2 फेज। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। जो प्रिपरेशन फेज होता है ये 3 भागों में बांटा गया है। G1 फेज जिसे हम गैप फर्स्ट कहते हैं, और अगला है यस फेज, और अगला है G2 फेज। देख सकते हो यहाँ पर हमने एक साइकिल बना रखी ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पाएँ। देखिए G1 फेज, G1 के बाद यस फेज, यस फेज के बाद G2 फेज, और G0 फेज भी आती है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और ये काफ़ी बड़ा होता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही बना दिया ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखिए फिर बाद में G2 के बाद फिर यम फेज आती है, फिर बाद में कोशिका डिवाइड होती है, ओके। जब तक कि यहाँ पर G1 फेज और यस फेज और G2 फेज में क्या होती है, तैयारी होती है कोशिका डिवाइड करने के लिए। कोशिका डिवाइड करने के लिए जो मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है और साइटोप्लाज्म होता है और भी चीज़ें होती हैं, आरएनए, डीएनए, वो सब यहीं पर डबल हो जाता है, ठीक है, यहीं पर। और फिर बाद में यम फेज में क्या होती है, कोशिका डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हम इन प्रक्रियाओं को देखते हैं, G1 फेज को देखते हैं, फिर यस फेज को, फिर G2 फेज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया है G1 फेज, ठीक है, जिसे हम गैप फर्स्ट कहते हैं, गैप फर्स्ट, और G2 फेज को हम गैप सेकंड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम G1 फेज को देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर हमने रेड पेन से अंडरलाइन किया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है। देखिए G1 फेज गैप फर्स्ट कहते हैं, और ये गैप किस किस के बीच में होता है, गैप यम एंड यस, यानी माइटोटिक फेज एंड और यस फेज, ठीक है। देख पा रहे होंगे जो G1 फेज है ये किस किस के बीच का चरण है, किस किस के बीच का। देखिए यम फेज जो होता है और यस फेज जो होता है, इसके बीच का ये G1 फेज है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम इसे गैप फर्स्ट कहते हैं। इसमें सेल ग्रोथ होती है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज होता है, एंजाइम्स होते हैं वो बनते हैं, न्यूट्रिशन जो पोषण होता है, ठीक है, जो कोशिकाओं के लिए पोषण होता है वो बनता है, ट्रांसक्रिप्शन बनता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनता है, ओके। ट्रांसलेशन होता है, आरएनए जो था डीएनए से आरएनए बन गया और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन होकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है यहाँ पर। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी बनता है यहाँ पर, ठीक है, यानी डबल होता है। और गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी काय जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो भी डबल होती है। तो यहाँ पर कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो वो इसमें यहाँ पर साइटोप्लाज्म काफ़ी सारा इंक्रीज हो जाता है ताकि आगे सेल डिवाइड हो जाए यम फेज में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो G1 फेज में क्या था कि आरएनए एंड प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है, जैसा कि आप इसे कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी कह सकते हो, या आप आरएनए एंड प्रोटीन का संश्लेषण भी कह सकते हो, ओके। और ये G1 जो फेज होता है कितने देर में ये कंप्लीट हो जाता है, तो 8 से 12 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। ड्यूरेशन जो होती है इसकी 8 से 12 घंटे में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है G1 फेज, ठीक है। G1 फेज में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
और अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, क्रोमेटिन के रूप में होते हैं, धागे के रूप में यहाँ पर होते हैं। धागा आपने देखा होगा, धागे के रूप में होते हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स जीवन फेज के अंदर होते हैं वो धागे नुमा होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर फैले रहते हैं, ठीक है। तो ये जीवन फेज के बारे में हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर यस फेज के बारे में देखने वाले हैं। यस फेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या बता दिया है आपको। जीवन फेज थी वो कैसी थी, किस क्या क्या इसमें डेवलप हो रहा था, क्या क्या इसमें बन रहा था, क्या क्या इसमें डबल हो रहा था, वो हमने जानकारी आपको दे दी। अब हम यहाँ पर यस फेज को देखने वाले हैं। यस फेज क्या होता है, यस फेज जीवन और G2 के बीच का गैप होता है जिसे हम यस फेज कहते हैं। इसको हम हिंदी में संश्लेषण प्रवस्था भी कह देते हैं। देखिए यस फेज को हम सिंथेसिस फेज, जिसे हम हिंदी में संश्लेषण अवस्था कहते हैं। और यस फेज में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए जो होता है वो डबल होता है, ठीक है। डीएनए को हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक मटेरियल कह देते हैं, ठीक है। तो जिसमें जेनेटिक मटेरियल या आप कह सकते हो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये क्रोमेटिड है, ठीक है, ये क्रोमेटिड है और ये इसमें एक और क्रोमेटिड आ गया है क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है। एक और क्रोमेटिड आ जाता है तब ये इस प्रकार के बन जाते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। देख पा रहे होंगे, डीएनए था, एक और क्रोमेटिड आ गया तो ये डबल हो गया, ठीक है। ये आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल जो था वो डबल हो गया। और ये आप कह सकते हो कि इसमें जो क्रोमेटिड थे वो क्रोमोसोम में चेंज हो गए, ओके। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है कि एनिमल सेल में जो यस फेज आती है उसमें सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डबल होते हैं। देखिए जो एनिमल सेल होती हैं उनमें जो सेंट्रियोल होता है और जो प्लांट सेल होती हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। सिर्फ एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल होता है, जो कि किस प्रकार का होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार का सेंट्रियोल होता है, ठीक है। यदि आपने साइटोस्केलेटन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा इस प्रकार का साइट क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, ठीक है। इस प्रकार का देख पा रहे होंगे, जो कि क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में डबल हो जाता है। किस फेज में, यस फेज में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमेटिड जो हैं, जो अर्धगुणसूत्र होते हैं, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धगुणसूत्र कहते हैं। उनका क्या होता है, नंबर जो था वो डबल हो जाता है। इनका जो नंबर है क्रोमेटिड जो अर्धगुणसूत्र यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये अर्धगुणसूत्र हैं और ये पूरे के पूरे गुणसूत्र बन चुके हैं, ठीक है। तो अर्धगुणसूत्र जो थे उनका जो नंबर था वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। देख सकते हो जो अर्धगुणसूत्र थे इसमें एक और अर्धगुणसूत्र मिल गया तो इस प्रकार का एक क्रोमोसोम्स बन गया। और ये क्या कहलाते हैं, ये पास पास एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ओके। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, देख पा रहे होंगे ये सेंट्रोमियर होता है जिससे गुणसूत्र जुड़ता है, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो एक सेंट्रोमियर से ये गुणसूत्र जुड़े हुए हैं तब हम इसे क्या कह देते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग सेंट्रोमियर से जो गुणसूत्र जुड़े हैं अब हम इनको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए में ही, ये आप कह सकते हो क्रोमोसोम्स में ही हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जब यहाँ पर डीएनए ही रेप्लिकेशन कर रहा है, डीएनए ही डबल हो रहा है, तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी यहीं पर निर्माण हो जाता है। तो ये यस फेज में कंप्लीट प्रक्रिया होती है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सिंथेसिस फेज होता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए डबल हो जाता है, या आप इसे कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, या आप कह सकते हो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमेटिड होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसकी ड्यूरेशन, जो यस फेज होता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी देर में ये यस फेज कंप्लीट हो जाता है, ये 8 से 9 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यस फेज जो होता है वो 8 से 9 घंटे में कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो यस फेज है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी नंबर जो होती है, उनकी जो संख्या होती है वो इंक्रीज नहीं होती है। जो क्रोमोसोम्स या आप कह सकते हो जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, इंक्रीज, यानी इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। और यहाँ पर आपने यही देखा कि जो एक सेंट्रोमियर था इससे एक और क्रोमेटिड जुड़ गया तो क्या हो गया, ये एक ही तो क्रोमोसोम्स रहा,
एक ये क्रोमेटिड था तो एक ही क्रोमोसोम्स बन गया, लेकिन इसमें क्या हो गया है, क्रोमोसोम्स की जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, एक क्रोमेटिड था तो एक ही क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमेटिड यहाँ था तो एक ही यहाँ पर क्रोमोसोम्स है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है एस फेज के अंदर कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो होता है, जो डीएनए आप देख पा रहे होंगे, जो क्रोमेटिड था, जो क्रोमोसोम्स था, वो न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर डीएनए पॉलीमर एंजाइम से डबल होता है। देखिए यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए जो रेप्लिकेशन या आप कह सकते हो जो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हो रहे थे, वो किस एंजाइम की मदद से रेप्लिकेशन कर रहे थे, डीएनए पॉलीमर एंजाइम की मदद से ये डबल हो रहे थे। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो डीएनए होता है वो किस प्रकार से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को डबल करता है। डीएनए पॉलीमर एंजाइम से डबल होता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमर जो एंजाइम होता है, इसकी मदद से जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमेटिड थे, वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एस फेज के अंतर्गत इतनी प्रक्रियाएं होती हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, आपको समझना पूरा का पूरा है और अंडरलाइन क्या है उसे याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है देख पा रहे होंगे, जो G2 फेज यहाँ पर है, हमने एस फेज बता दी, G1 फेज बता दी। ठीक है, तो एस फेज और एस फेज तो मैंने आपको बता ही थी। अब G2 फेज में क्या होता है, ये M एंड S के बीच का चरण होता है, यानी माइटोटिक फेज एस फेज के बीच का चरण कौन सा होता है, G2 फेज होता है। अब हम इसकी जानकारी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है, यानी सेल जो होता है उसकी जो ग्रोथ होती है, जो उसका विकास होता है वो कंटिन्यू होता है, लगातार होता रहता है। और इसमें टोटल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी टोटल जेनेटिक मटेरियल हम किसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हो जाता है। इसमें पूरी तरह से G2 फेज में पूरी तरह से जो डीएनए होता है उसका पूरा का पूरा रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, एस फेज में यहाँ पर प्रक्रिया चालू हो रही थी डीएनए रेप्लिकेशन की, और G2 फेज में आते आते क्या हो गया है कि इसमें जो डीएनए है वो पूरी तरह से डबल हो गया है। ठीक है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पूरी तरह से डबल हो गए हैं। ओके, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 घंटे का होता है। 4 घंटे में ये G2 फेज कंप्लीट हो जाता है। ओके, और G2 फेज में क्या होता है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का निर्माण होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, ये मैंने आपको किस में बताया था, साइटोस्केलेटन टॉपिक में बताया था। ट्यूबुलिन प्रोटीन ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, जिसके कारण जो कोशिका होती है वो अच्छी तरह से डिवाइड हो पाती है। देख पा रहे होंगे जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर बन रहे हैं, ये किसके कारण बन रहे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के कारण ही बन रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है, क्योंकि जो एम फेज है, क्योंकि G2 के बाद एम फेज आने वाली है, इसीलिए G2 फेज में क्या हो गया है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उसका निर्माण हो गया है, जिसके कारण एम फेज में स्पिंडल फाइबर बनेंगे और बाद में सेल डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, और इसमें कुछ नए ऑर्गेनल्स भी डेवलप होते हैं। G2 फेज में कुछ नए ऑर्गेनल्स, यानी जो मुख्य अंगक या आप कह सकते हैं नए अंगक डेवलप होते हैं या उनका विकास होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, G2 फेज में इसका विकास होता है, डेवलप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की भी ज़रूरत होगी एम फेज में, क्योंकि सेल डिवाइड होगी। और क्लोरोप्लास्ट किस में डबल होगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएगी और क्लोरोप्लास्ट भी डबल हो जाएगा, और भी अंगक होते हैं जो यहाँ पर डबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुख्य अंगक हैं, ये आपको याद रखने हैं। G2 फेज में ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि इसमें पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। ड्यूरेशन इसकी 4 घंटे की होती है, 4 घंटे में कंप्लीट हो जाता है G2 फेज। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेगा आगे। ठीक है, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल हो जाते हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर हम एम फेज आने से पहले क्या करेंगे, G0 फेज, G0 या आप कह सकते हो G0 फेज को देख लेते हैं। G0 फेज कब आती है, G1 के बाद G0 फेज आती है। तो G0 फेज को हम देख लेते हैं। सबसे लास्ट हमने यहाँ पर G0 फेज को रखा है ताकि यहाँ
अच्छी तरह से इसे समझ पाएँ। देखिए G0 फेज किसके बाद आती है, G1 के बाद आती है। इसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब होता है यहाँ पर कोशिका रेस्ट करती है, ठीक है, रेस्ट करती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं, न्यूरॉन जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक ऐसी सेल होती है जो कभी भी डिवाइड नहीं करती है, कभी भी सेल साइकिल कंटिन्यू नहीं करती है। ये G1 कंप्लीट होने के बाद, देखिए G1 कंप्लीट होने के बाद ये G0 फेज में चली जाती है। फिर ये कभी भी न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप, जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं, जैसे न्यूरॉन हो गया, ठीक है। न्यूरॉन्स भी कहाँ जाता है, G0 फेज में चला जाता है। और न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और इस सेल साइकिल को ये क्या कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, यानी सस्पेंड कर देते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं और G0 फेज में जाने के बाद क्या होता है, सेल साइकिल निलंबित हो जाती है, या आप कह सकते हो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर G0 फेज के बारे में ये जानकारी हो गई। अब यहाँ पर हमने आपको जो कुछ बताया है, जो कुछ क्या क्या बताया है अभी मैंने आपको, देखिए अभी हमने आपको बताया है कि इंटरफेज क्या होता है, क्या नहीं होता है, इंटरफेज में किस प्रकार से सेल जो होती है वो प्रिपरेशन करती है, किस प्रकार से अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करती है, किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन फेज में क्या हो गया, G1 फेज को हमने बताया और S फेज को बताया और G2 फेज को बताया और साथ में G0 फेज या आप कह सकते हो G0 फेज को भी बताया। अब ये सारी प्रक्रियाएं हो तो गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सारी प्रक्रियाएं सही हुई हैं या नहीं सही हैं, तो इनके लिए क्या होता है, एक चेक पॉइंट लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर एक चेक पॉइंट लगा हुआ होता है, देख पा रहे होंगे। जो G1 फेज है और S फेज है और G2 फेज है, इसमें जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं, या G0 फेज, इनमें जितनी भी प्रक्रियाएं हुई हैं, इनको चेक करने के लिए कौन सा पॉइंट होता है, चेक पॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है, इन सभी प्रक्रियाओं को, इंटरफेज के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जितने भी स्टेज होते हैं, उनको चेक करने के लिए एक चेक पॉइंट लगाया जाता है। चेक पॉइंट कौन सा होता है वो देख लेते हैं। चेक पॉइंट यहाँ पर वही चेक पॉइंट होते हैं, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, यानी G1 में होने वाली जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो G1 चेक पॉइंट में चेक की जाती हैं। और यहाँ पर जो S फेज है, S फेज में जितनी भी यहाँ पर जो स्टेज कंप्लीट हुई हैं, या आप कह सकते हो DNA का रेप्लिकेशन हुआ है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो G2 फेज में यहाँ पर क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ है, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल था वो DNA पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको चेक किया जाता है G2 चेक पॉइंट में। तो यहाँ पर चेक पॉइंट को देख लेते हैं। चेक पॉइंट मतलब यहाँ पर जांच पॉइंट है, ठीक है, जांच करता है इन सारी प्रक्रियाओं की जो कि इंटरफेज के अंदर हुई थी। देखिए ये चेक पॉइंट इंटरफेज में होने वाली सारी प्रक्रियाओं की जांच करता है, सारी प्रक्रियाओं की जांच कर लेता है कि जो प्रक्रिया हुई है इंटरफेज के अंदर, जितनी भी स्टेजेस हुई हैं, जितनी भी फेजेस हुई हैं, वो सही हैं या नहीं सही हैं। तो चेक पॉइंट इसीलिए लगा हुआ है, नहीं तो फिर आगे M फेज में चले जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर बाद में अच्छी तरह से जो सेल होगी वो डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर चेक पॉइंट लगाना ज़रूरी है। तो चेक पॉइंट में क्या होता है, इंटरफेज में होने वाली जितनी प्रक्रियाएं जो होती हैं उनकी जांच की जाती है। तो देखते हैं चेक पॉइंट कौन कौन से होते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम G1 चेक पॉइंट को देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको सारी फेज के बारे में बताया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और यही क्या होते हैं, चेक पॉइंट भी होते हैं। G1 चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट और G2 चेक पॉइंट, यही चेक पॉइंट भी कहलाते हैं। तो देखिए G1 चेक पॉइंट में क्या होता है, G1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा है कि सेल ग्रोथ हो रही थी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा था, DNA से RNA बन रहा था और RNA से प्रोटीन बन रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल हो रहा था और प्रोटीन और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही थी। लेकिन G1 चेक पॉइंट सिर्फ एक ही चीज़ को चेक करता है, क्या चेक करता है कि DNA डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जाँच करता है। G1 चेक पॉइंट सिर्फ यही करता है, DNA जो होता है उसको देखता है कि वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, उसकी जांच करता है। और क्या देखता है G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट ये भी चेक करता है कि जो G1 है, G1 फेज में प्रॉपर सेल ग्रोथ कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो भी देखता है। किस में देखता है, G1 फेज के अंदर, ठीक है। G1 फेज के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं उनको ये कौन देखता है, G1 चेक पॉइंट देखता है, ठीक है।
और ये मुख्य रूप से क्या देखता है, डीएनए डैमेज को देखता है। डीएनए जो है वो जीवन फेज में डैमेज हुआ है या नहीं उसको देखता है, और साथ में ये भी देखता है कि प्रॉपर सेल ग्रोथ यानी प्रॉपर सेल ग्रोथ कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये भी यहाँ पर देखता है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट आ जाता है जीवन फेज के बाद, मैंने आपको बताया था जी नोट फेज भी होता है। जीवन फेज के अंदर जो भी सेल होती है जिसका साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जीवन कंप्लीट होने के बाद तो 3 विकल्प होते हैं, या तो सेल कहाँ जाए, यस फेज के अंदर जाए, या तो कहाँ जाए, या तो G0 फेज में जाए, या तो परमानेंट बन जाए, जीवन फेज में ही परमानेंट बन जाए, वो डिवाइड ना करे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है, या तो सेल यस फेज के अंदर चली जाए, या तो फिर परमानेंट बन जाए जीवन फेज में ही, या तो सेल कहाँ चली जाए, सेल साइकिल ना करे, जी नोट फेज में चली जाए। और जी नोट फेज में कौन कौन सी चल जाती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जी नोट फेज में चले जाते हैं और वो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये जीवन फेज के बारे में हो गया। जीवन चेक पॉइंट क्या करता है, डीएनए डैमेज की जांच करता है और प्रॉपर सेल ग्रोथ की जांच करता है, ग्रोथ कर रही है सेल या नहीं कर रही है उसकी जांच करता है। और G2 फेज को हम देख लेते हैं। जो G2 फेज थी इसमें जो चेक पॉइंट लगा है वो कौन सा लगा है, G2 चेक पॉइंट लगा है। ठीक है, तो G2 फेज में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन देखता है, G2 चेक पॉइंट ही देखता है। तो G2 जो चेक पॉइंट होता है वो देखता है कि जो डीएनए है वो पूरी तरह से रेप्लिकेट हुआ है या नहीं, पूरी तरह से उसका रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं। G2 चेक पॉइंट यही चेक करता है। ठीक है, कि जो पूरा का पूरा डीएनए है वो पूरी तरह से रेप्लिकेट हुआ है नहीं, वो चेक करता है। और देखता है कि जो सेल है वो पूरी तरह से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये G2 चेक पॉइंट चेक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला जो यहाँ पर आता है यस चेक पॉइंट, जो कि यहाँ पर है यस चेक पॉइंट। ठीक है, यस चेक पॉइंट में क्या हो रहा था, यस फेज में क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया कि यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर इसका जो यस चेक पॉइंट है ये यही चेक करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन पूरी तरह से हुआ है या नहीं, इसको ये चेक करता है। कौन, यस चेक पॉइंट। ओके, तो ये यस चेक पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आता है यम चेक पॉइंट। यम चेक पॉइंट क्या करता है, जो माइटोटिस फेज होती है, जो यम फेज होती है, इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें जो फेजेस होती हैं, उनकी जांच कौन करता है, यम चेक पॉइंट करता है। जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इसके बाद ये यम चेक पॉइंट आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे भी बता दूंगा। ठीक है, तो यम चेक पॉइंट क्या करता है, जो माइटोटिस फेज की जांच करता है वो कौन होता है, वो यम चेक पॉइंट होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो माइटोटिस चेक पॉइंट। ठीक है, तो माइटोटिस चेक पॉइंट क्या करता है, जो मेटाफेज होता है, एक इसमें एक फेज होता है जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। इसमें ये स्पिंडल फाइबर को देखता है कि स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से यहाँ पर जो क्रोमेटिड हैं इन पर अरेंज हुए हैं या नहीं, जुड़े हैं या नहीं, इसको देखता है कौन, यम चेक पॉइंट। और ये भी देखता है कि इसमें स्पिंडल फाइबर बने या नहीं। ठीक है, वो तो बात मैंने पहले ही बता दी। और क्रोमेटिड्स को देखता है कि वो सेंटर में है या नहीं, यानी मध्य रेखा बीच की रेखा में है या नहीं, इसको कौन देखता है, यम चेक पॉइंट देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि ये बीच में होंगे तभी तो ये बाद में डिवाइड हो पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये चेक पॉइंट कार्य करता है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हमने आपको G1 फेज बता दिया, जी नोट फेज भी बता दिया, यस फेज भी बता दिया, G2 फेज भी बता दिया। अब हम देखने वाले हैं यम फेज। यम फेज क्या होता है, माइटोटिक फेज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो देखिए माइटोटिक फेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो माइटोटिक फेज को हम हिंदी में कहें तो समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, समसूत्री विभाजन होता है। देखिए क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहें तो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसे हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें जो मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या थी वो डॉटर सेल में भी गुणसूत्र की संख्या कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। यदि मदर सेल में 46 गुणसूत्र थे तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। तब हम इसे क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सम लगा है, तो मदर सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होगी वही तो डॉटर सेल में होगी, इसीलिए इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई। अब हम इसे क्या कह देते हैं, इक्वल डिवीजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्वल डिवीजन।
ठीक है। इक्वल डिवीजन हम क्यों कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या बराबर है, इसीलिए हम इसे इक्वल डिवीजन कह देते हैं। तो यही जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि इसे हम इक्वल सेल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्र की संख्या मदर सेल में भी और डॉटर सेल में भी बिल्कुल समान रहती है, और सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। देख सकते हो, एक सेल मदर सेल होती है, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, तो बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो मदर सेल थी इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या बिल्कुल समान रहती है, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब बराबर, ठीक है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किस में होता है, जो माइटोटिस फेज है या माइटोटिस जो सेल डिवीजन समसूत्री जो विभाजन होता है, ये किस में होता है, ये होता है देहिक, ये होता है देहिक कोशिकाओं में, ये होता है देहिक कोशिकाओं में, ठीक है। जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है ये देहिक कोशिकाओं में होता है, सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो यदि हम इंग्लिश में कहें देहिक कोशिकाओं को सोमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये किस में होता है, देहिक कोशिकाओं में ही होता है, ठीक है। और जो जनन वाली कोशिकाएं होती हैं, जनन वाली कोशिकाएं कौन कौन सी, स्पर्म और कौन सा, ओवम, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु में ये नहीं होता है। शुक्राणु और अंडाणु जो कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसमें मियोसिस होता है। मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। जब तक आपको ये ध्यान होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, या आप कह सकते हो देहिक कोशिकाओं में ही होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि ये माइटोटिस फेज जो है, माइटोटिस सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ देहिक कोशिकाओं में ही होता है। ये 2 भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पहला कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन देखिए, केंद्रक विभाजन यहाँ पर 4 भागों में बटा है, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज। जिसे हिंदी में कहें तो पूर्वावस्था, और मेटाफेज को मध्यावस्था, एनाफेज को पश्चावस्था और टीलोफेज को अंत्यावस्था कहते हैं। और यहाँ पर जो कैरियो का वर्ड है ये किसे हम कह देते हैं, कैरियो। जब हमने केंद्रक आपको पढ़ाया था तो बताया था कि कैरियो का मतलब जहाँ भी मिल जाए कैरियो लिखा हुआ, तब हम उसे क्या कह देते हैं, केंद्रक कह देते हैं, और काइनेसिस फिर विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो कैरियो काइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन, और इसमें सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन होता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस यानी इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है सेल के अंदर, उसका विभाजन किस में होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो 2 भागों में बटा है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन जब होता है तभी 2 भागों से होता है, सेल फारो के द्वारा, सेल फारो यानी कोशिका खाँच के द्वारा, और सेल प्लेट के द्वारा डिवीजन होता है। सेल प्लेट के द्वारा किस में होता है, जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल प्लेट के द्वारा होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वाल होती है काफ़ी हार्ड होती है। और जो सेल फारो होता है ये जंतु कोशिकाओं में होता है, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है काफ़ी लूज होती है, नर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रक विभाजन में सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो जाता है, लेकिन इसको विभाजित करने वाला जो इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसको विभाजन करने के लिए साइटोकाइनेसिस की आवश्यकता होती है। ये 2 अवस्थाएं होती हैं, इनके द्वारा केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य का विभाजन, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस को सबसे पहले हम देखेंगे, फिर बाद में हम साइटोकाइनेसिस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस को देखते हैं, इसकी पहली अवस्था क्या होती है। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केवल न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 डॉटर केंद्रक बन गए हैं। अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, ओके। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज। प्रोफेज को 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है। देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये सबसे पहली अवस्था होती है, आपको ये पता ही है। और इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, जो क्रोमेटिन होते हैं वो मोटे तथा लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये मोटे हैं, और इसे हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटिड कह देते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन है, हो गए, पहले ये क्रोमेटिन थे, फिर बाद में ये मोटे हो गए,
तब हम इसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे, या आप कह सकते हो अर्ध गुणसूत्र कहेंगे। ठीक है, आधे गुणसूत्र हैं, पूरी तरह से गुणसूत्र नहीं है, तब हम इसे अभी अर्ध गुणसूत्र ही कहेंगे, यानी आप इंग्लिश में कहें तो क्रोमेटिड ही कहेंगे। और यहाँ पर जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम होता है, या आप इसे कह देते हो सेंट्रियोल भी कह देते हो। ठीक है, तो सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल पर जाते हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ठीक, अपोजिट पोल पर जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी स्पंडल फाइबर का निर्माण होना है इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें जो केंद्रिका होती है न्यूक्लियोलस, वो डिसअपेयरिंग होने लगती है, यानी ये धीरे धीरे गायब होने लगती है। कौन, जो न्यूक्लियोलस है। ओके, तो अब हम इसकी एक बार थ्योरी को देख लेते हैं ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाएँ। देखिए, यहाँ पर जो अर्ली प्रोफेज है, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन का मतलब जो धागेनुमा संरचना होती है ये वाली, ये धीरे धीरे ये मोटे हो जाते हैं, फिर ये क्या हो जाते हैं, क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, मैंने और अवस्थाएं पहले से नहीं बनाई हैं, सीधे क्रोमेटिड ही मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये क्रोमेटिड होते हैं, अर्धगुणसूत्र बन जाते हैं। ओके, क्रोमेटिन पहले थे, फिर बाद में ये धीरे धीरे मोटे हो गए, कंडेंस हो गए, फिर बाद में ये क्रोमेटिड बदल गए, यानी अर्धगुणसूत्र बन गए। ओके, और इसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल पर चलने लगते हैं। देख पा रहे होंगे, जो सेंट्रोसोम है, या आप कह सकते हो इसे सेंट्रियोल कह सकते हो, सेंट्रियोल, ये अपोजिट पोल पर जाते हैं। और इसमें जो केंद्रिका होती है वो डिसअपेयर होने लगती है। डिसअपेयर का मतलब धीरे धीरे गायब होने लगती है। ओके, तो ये अर्ली प्रोफेज में होता है। और इसकी एक दूसरी प्रोफेज की अवस्था होती है जिसे मिडिल प्रोफेज कहते हैं। मिडिल ये बीच की होती है, इसीलिए हम इसे मिडिल प्रोफेज कहते हैं। मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, और इसमें जो केंद्रिका होती है वो गायब हो जाती है, जो केंद्रिका थी वो इसमें गायब हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर सेंट्रियोल है, धीरे धीरे यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगा है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगा है। और यहाँ पर जो क्रोमेटिड थे वो पूरी तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानकारी मिडिल प्रोफेज के बारे में। अब इसकी थ्योरी को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपेयर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर यानी हटने लगती है, और स्पिंडल फाइबर ऑफ फॉर्मेशन, यानी स्पिंडल फाइबर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। अगला यहाँ पर क्या है, क्रोमेटिड साफ दिखाई देते हैं। जो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड कहाँ पर, ये क्रोमेटिड होते हैं, ये यहाँ पर क्रोमेटिड थे। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार के क्रोमेटिड कंडेंस हो गए यहाँ पर। ओके, रेप्लिकेट हो गए, तब यहाँ पर कंडेंस जब हो जाते हैं तब इसे हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटिड ही कहेंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये क्रोमोसोम्स नहीं है। तब ये क्रोमेटिड क्या होते हैं, साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ओके, ये क्रोमोसोम्स कब कहलाएंगे, क्रोमोसोम्स अब कहलाएंगे एनाफेज अवस्था में। ठीक है, एनाफेज अवस्था में ये ऊपर चले जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, फिर ये क्रोमोसोम्स के रूप में डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया क्रोमेटिड साफ साफ दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो लेट प्रोफेज है इसमें क्या होता है, ये क्रोमेटिड जो थे वो बीच में आ जाते हैं। ओके, इस तरह से बीच में, अभी पूरी तरह से सेंटर में नहीं है, पूरी तरह से मध्य रेखा में नहीं है, बीच में नहीं है, फिर ये धीरे धीरे आ जाते हैं किसमें, मेटाफेज में। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से ये सेंट्रियोल है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, अपोजिट पोल पर आ जाता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर देता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यहीं पर निर्माण हो रहे थे, यहाँ पर पूरी तरह से निर्माण हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाती है, और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमेटिड से जुड़ने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख पा रहे होंगे जो क्रोमेटिड से जुड़ रहे हैं। तो ये किस में होता है, लेट प्रोफेज के अंदर ये प्रक्रिया होती है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, डिसअपेयर होने लगती है, और साथ में जो केंद्रिका होती है वो भी डिसअपेयर होने लगती है। और इसमें जो क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड का मतलब जो अर्धगुणसूत्र हैं वो बीच रेखा में आने लगते हैं। देख पा रहे होंगे जो अर्धगुणसूत्र हैं वो कहाँ आने लगते हैं, बीच रेखा में धीरे धीरे आने लगते हैं। और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम, ये वाले सेंट्रोसोम, या आप इसे सेंट्रियोल भी कह देते हैं, तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल पर आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब मेटाफेज आती है, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ये तीन जो अर्ली प्रोफेज और मिडल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये किसके भाग हैं, प्रोफेज के भाग हैं। अब यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, देख पा रहे होंगे जो मेटाफेज है, ये मेटाफेज होता है। मेटाफेज में ये पूरी तरह से देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से जो सेंट्रोसोम है, ये आप कह सकते हो सेंट्रियोल हैं, पूरी तरह से अपोजिट पोल पर आ जाते हैं,
और यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किससे अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। देख पा रहे होंगे ये काइनेटोकोर होता है। मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएँ। देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, इस पर ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है। ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर जिससे क्रोमोसोम्स जुड़ा हुआ होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, या आप कह सकते हो जिससे ये क्रोमेटिड होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, इसे हम सेंट्रियोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, या आप इसे हिंदी में कहें तो गुणसूत्र बिंदु भी कह देते हैं। लेकिन जहाँ पर ये जुड़ते हैं, जहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, देख पा रहे होंगे इसके ऊपर सेंट्रियोमियर के ऊपर क्या होते हैं, ये काइनेटोकोर होते हैं। काइनेटोकोर होते हैं, इसके ऊपर ये काइनेटोकोर होते हैं, जिससे ये स्पिंडल फाइबर इस प्रकार से, जिससे ये स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए होते हैं। किससे, काइनेटोकोर से। और सेंट्रोमियर होता है, इससे ये स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़े हुए होते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट जानकारी आपको हासिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर किससे जुड़े हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं बिल्कुल मध्य रेखा पर आ जाते हैं, बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर मेटाफेज में लिखी गई है। देख पा रहे होंगे कि क्रोमेटिड बीच रेखा में आ जाते हैं, बीच रेखा में उपस्थित होते हैं। ओके, और स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो किससे निकले हैं, सेंट्रोसोम या आप कह सकते हो सेंट्रियोल से निकले हुए हैं। और कहाँ पर जुड़ गए हैं, काइनेटोकोर पर जुड़ गए हैं। जो क्रोमोसोम्स के ऊपर काइनेटोकोर है इससे ये जुड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर कि क्रोमेटिड पर काइनेटोकोर आ जाता है। क्रोमेटिड जो है देख पा रहे होंगे, जो क्रोमेटिड है इसके ऊपर काइनेटोकोर आ जाता है और स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मेटाफेज स्टेज कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार से मेटाफेज स्टेज में होता है। तो देखिए अभी हमने आपको मेटाफेज के बारे में बता ही दिया कि मेटाफेज क्या स्टेज होती है। इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अपने अपने ध्रुव पर चले जाते हैं। ठीक है, यानी अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। और जो क्रोमेटिड होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, बिल्कुल इक्वाटर यानी मध्य रेखा पर आ जाते हैं। और इससे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब इसके बाद जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है, एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, एनाफेज स्टेज में जो सेंट्रियोल होता है वो भी अपोजिट पोल पर ही रहता है। लेकिन यहाँ पर स्पिंडल फाइबर थे वो क्या करते हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो क्रोमेटिड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वो फट जाते हैं बीच से। ठीक है, तब ये इस प्रकार के हो जाते हैं। अभी मैं इसकी जानकारी आपको एक अलग पेज पर आपको समझा देता हूँ। देखिए मेटाफेज में क्या था, मेटाफेज में क्या था वो हम देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एनाफेज में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों की जानकारी हम लेंगे। देखिए मेटाफेज में इस तरह से, देखिए इस तरह से ये क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। ओके, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। ओके, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर हैं। ओके, और ये दोनों क्या हैं, दो क्रोमेटिड हैं। और यहाँ पर बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये बीच में सेंट्रोमियर है। और इसके ऊपर क्या उपस्थित है, जिससे ये स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है वो क्या है, काइनेटोकोर। ठीक है, ये तो मेटाफेज स्टेज में जानकारी थी। लेकिन यहाँ पर जो गुणसूत्र थे वो कितने थे, टोटल के टोटल 46 गुणसूत्र थे। ओके, 46 गुणसूत्र थे जो कि 2 क्रोमेटिड थे इसके अंदर और एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे। लेकिन एनाफेज में क्या होता है, यही क्रोमेटिड ये बीच से अलग हो जाते हैं, बीच से फट जाते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम हमने बनाया, लेकिन यहाँ पर भी 46 हैं क्रोमोसोम्स और ऊपर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो 46 ऊपर इनका सेंट्रोमियर जो होता है वो अलग अलग इनका सेंट्रोमियर हो जाता है, सेंट्रोमियर।
और यहाँ पर भी सेंट्रोमियर ही लिखा जाएगा। तो इसके जो सेंट्रोमियर होते हैं क्रोमेटिड के वो अलग अलग हो जाते हैं, इसका सेंट्रोमियर अलग है और इसका सेंट्रोमियर अलग है, क्योंकि यहाँ से बीच से फट गए हैं, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो स्पिंडल फाइबर हैं वो कैसे होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और बीच से ये फट जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर ये अब क्या कहलाएंगे, अब ये क्रोमेटिड नहीं कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि 46 गुणसूत्र यहाँ पर थे, यहाँ पर एक ही सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग सेंट्रोमियर से अलग अलग क्रोमेटिड है। ठीक है, तब ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे और इनकी जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो नीचे 46 होगी, ऊपर भी 46 होगी, क्योंकि इनका जो सेंट्रोमियर है वो अलग अलग हो गया है। यहाँ पर एक में ही दोनों जुड़े हुए थे, यहाँ पर अलग अलग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एनाफेज स्टेज में होता है। यहाँ पर यदि हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं तो थ्योरी में भी यही हमने लिख दिया है कि इसमें जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कैसे होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, सिकुड़ कर क्रोमेटिड को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये स्पिंडल फाइबर सिकुड़ जाते हैं और क्रोमेटिड जो यहाँ पर जुड़े हुए थे एक क्वार्टर पर वो अलग अलग हो जाते हैं और BU, J और L इस प्रकार के दिखाई देते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए, इसमें अलग हुए क्रोमेटिड वो चेंज होकर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, गुणसूत्र अब हम उन्हें कहेंगे। ओके, और ये अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं, जैसे BU, J, L, I। ये इस प्रकार के क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एनाफेज स्टेज में, कोई क्रोमोसोम्स इस प्रकार का जुड़ जाता है। ठीक है, कोई क्रोमोसोम्स इस प्रकार का होता है उसका सेंट्रोमियर। ठीक है, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, और कोई क्रोमोसोम्स इस प्रकार के जुड़े हुए होते हैं, इस प्रकार से कि ये किस में जुड़े हुए होते हैं, मेटाफेज स्टेज में इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। कोई क्रोमोसोम्स इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, देखिए इस प्रकार से थोड़ा, और यहाँ पर इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तब जब ये क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर जब सिकुड़ते हैं तब अलग अलग प्रकार के शेप दिखाई देते हैं। जैसे ये जब सिकुड़ेगा, इसका स्पिंडल फाइबर जब हटेगा यहाँ से तो ये इस प्रकार के हो जाएंगे, देख पा रहे होंगे इस प्रकार के जे आकार के, या आप कह सकते हो यल आकार के दिखाई देंगे। और ये वाला जब हटेगा यहाँ से, जब स्पिंडल फाइबर इसका सिकुड़ेगा तो इस प्रकार के यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये देखिए मेटासेंट्रिक हो गया, ये सब मेटासेंट्रिक हो गया, ऐसे और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले हैं अब यहाँ पर एनाफेज के बारे में। तो एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगते हैं, क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं, इसके अलग अलग शेप दिखाई देते हैं, जैसे BU, J, L, I इस प्रकार के शेप यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। ओके, और यहाँ पर हमने लेट एनाफेज के बारे में बताया है और अर्ली एनाफेज के बारे में भी बताया है, क्योंकि अर्ली एनाफेज में जो पहले एनाफेज में होता था वो यहाँ पर है, और जो सबसे बाद यानी एनाफेज की सबसे बाद में जो स्टेज होती है वो उसे हम लेट एनाफेज कहते हैं। और इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर सिकुड़ कर एनाफेज में ही वो कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए शेप तो मैंने आपको बता ही दिया, और क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जो 46 गुणसूत्र थे यहाँ पर और क्रोमोसोम्स की यहाँ पर संख्या जो होती है वो डबल हो जाती है। जो स्पिंडल फाइबर सिकुड़ जाते हैं और इनके सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाते हैं, जिनकी संख्या जो होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, और अगला यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है कि क्रोमोसोम्स कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, यानी अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। किसमें, कौन सी स्टेज में, एनाफेज स्टेज में। ठीक है, इस प्रकार से अपोजिट पोल पर चले जाते हैं एनाफेज की लेट एनाफेज में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए एनाफेज के बारे में। एनाफेज के बारे में हम जान चुके हैं क्या होता है एनाफेज में। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज में क्या होता है, देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि जो एनाफेज होता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, तब हम इसे क्या कह देते हैं, इक्वल डिवीजन कह देते हैं। देखिए 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर थे मेटाफेज में, और एनाफेज में यहाँ पर 46 बट गए हैं, तो 46 इस प्रकार के हो गए हैं, 46 यहाँ पर डॉटर से न्यूक्लियाई बन गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। जैसे ही मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या थी वैसे ही इसमें गुणसूत्र की संख्या है, डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या है, तब हम इसे क्या कहते हैं, इक्वल डिवीजन कहते हैं। ओके, तब एनाफेज के बारे में आप जान चुके हैं। अब मैं लेट एनाफेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। अब टीलोफेज जब स्टेज आती है, टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। देखिए टीलोफेज को हमने 2 भागों में बांटा है, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज।
अर्ली यानी सबसे पहले टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, ये होता है, और सबसे बाद में जो टीलोफेज अवस्था होती है उसमें क्या होता है, तो वो ये होता है। देखिए अर्ली टेलोफेज में ये स्पिंडल फाइबर होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर आ जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर टीलोफेज में ही क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बनने लगती है और इस साथ साथ जो न्यूक्लियोलस होता है, जो केंद्रिका होती है, वो भी बनने लगती है इस प्रकार से। और डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। टीलोफेज में डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर उपस्थित हैं ये किसके रूप में बदलने लगते हैं, धागे नुमा यानी क्रोमेटिन के रूप में बदलने लगते हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रियोल होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसका केंद्रक विभाजन तो हो गया है टीलोफेज अवस्था में। अब इसका क्या होना है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, उसका विभाजन करना है। उसका विभाजन कहाँ पर होगा, साइटोकाइनेसिस में होगा, या आप कह सकते हो कोशिका द्रव्य में होगा। ओके, तो यहाँ पर हम टीलोफेज की थ्योरी को पढ़ते हैं तभी यहाँ पर अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। देखिए टीलोफेज की यदि हम थ्योरी को पढ़ते हैं तो टीलोफेज की थ्योरी में भी वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्रोमोसोम्स विपरीत ध्रुव पर एकत्र हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर जो होते हैं वो विलुप्त होने लगते हैं। देखिए अर्ली टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर थोड़े थोड़े दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर लेट टीलोफेज में देखते हैं तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर गायब हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, जो केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रिका होती है वो प्रकट हो जाती है इस प्रकार से। देखिए केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो होती है वो फिर से आ जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन के रूप में बदलने लगते हैं। और यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई वो डिवाइड हो जाते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है वो इक्वल रहती है यानी बराबर रहती है। जैसे ही जो मदर सेल थी उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 थी और इसमें डॉटर सेल में भी गुणसूत्र की संख्या कैसी होगी, 46 ही होगी, ठीक है। इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है तो गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर टीलोफेज में ये प्रक्रिया होती है, आप जान चुके होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डॉटर न्यूक्लियाई की जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने केंद्र का विभाजन तो कर दिया, टीलोफेज में केंद्र का विभाजन हो गया। अब हमें क्या करना है, कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है, यानी आप कह सकते हो साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन इस प्रकार से होता है। देखिए पहला होता है सेल फारो के द्वारा, सेल फारो मतलब कोशिका खांच के द्वारा विभाजन होता है। और ये किस में होता है, सेल प्लेट, जो कि किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वाल होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस होता है कोश जो किसके द्वारा होता है, कोशिका खांच के द्वारा होता है। और ये किस में होता है, जंतु कोशिकाओं में होता है, एनिमल सेल में, ओके। और ये प्लांट सेल में। तो जंतु कोशिकाओं में ये जो सेल आपको दिख रही है, जैसा कि मैंने अभी टीलोफेज में आपको दिखाया वैसी ही सेल यहाँ पर है। तो जंतु कोशिकाओं में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है काफ़ी स्मूथ होती है, आसानी से ये दब जाती है या संकीर्ण हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीच से ये संकीर्ण हो जाती है धीरे 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 और सीधे फिर अलग हो जाती है। तो टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ये न्यूक्लियस है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और साइटोकाइनेसिस हो जाता है कंप्लीट यहाँ पर, ओके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस से धीरे धीरे यहाँ पर इसका संकीर्ण हो जाता है, फिर ये बाद में अलग हो जाती है, ओके। तो ये इस प्रकार से सेल फारो यानी कोशिका खांच के द्वारा, इस खांच के द्वारा ही इसका निर्माण हो जाता है। टू टोटल सेल में ये डिवाइड हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बट जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जंतु कोशिकाओं में होता है। लेकिन यदि हम बात करें सेल प्लेट जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से सेल का डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। देखिए इसमें ये सबसे पहले हमने सेल वाल बना दी है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, आपको पता ही है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सेल प्लेट के द्वारा निर्माण होता है। देखिए सेल प्लेट जो होता है इसका निर्माण हो जाता है और बाद में ये पूरी तरह से आ जाती है सेल प्लेट और टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पहले यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ, यहाँ पर फिर निर्माण हुआ, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होता है और कुछ स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं टीलोफेज अवस्था में, उसके द्वारा इस प्लेट का निर्माण होता है। चलिए हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेल फारो के द्वारा किस प्रकार से डिवीजन होता है कोशिका द्रव्य का। देखिए कोशिका द्रव्य जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है, केंद्र का विभाजन हो जाता है, फिर ये साइटोकाइनेसिस होता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया है सेल फारो यानी कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका खांच के द्वारा। एनिमल सेल में ये सेल फारो के द्वारा साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ओके। सिर्फ एनिमल सेल में ही होता है। और सेल के बीच में माइक्रोफिलामेंट
देखिए, तो यहाँ पर जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो यहाँ पर इसके पास पास होती है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के पास पास। और एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, इस कंडक्शन का कार्य करती है, यानी इस संकीर्ण यानी कोशिका का खांच बनाने में कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेल के बीच में माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की बनी खांच होती है, ओके। और लास्ट में संकीर्ण होकर, वही आपको बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन होकर टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से कोशिका खांच के द्वारा सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है। और यदि हम बात करते हैं सेल प्लेट, जो प्लांट सेल होती है उसमें किस प्रकार से डिवीजन होता है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो ये प्लांट सेल में होता है और सेल प्लेट के द्वारा होता है। और कुछ स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं टीलोफेज अवस्था में। टीलोफेज अवस्था में कुछ स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं, जो कि प्लांट सेल में जब डिवीजन होता है तब ये कुछ स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं टीलोफेज अवस्था में। और उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर बच जाते हैं टीलोफेज अवस्था में उसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और साथ में जो गोल्जी बॉडी होता है उसका भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी का निर्माण क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में सेल प्लेट बनाना है। सेल प्लेट किससे बनी हुई होती है, स्पिंडल फाइबर से और गोल्जी बॉडी से, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर गोल्जी बॉडी की सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो टीलोफेज अवस्था में बच जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, और साथ में गोल्जी बॉडी का भी निर्माण हो जाता है। और सेल प्लेट जो होती है, सेल प्लेट को हम क्या कह देते हैं, मिडिल लेमिला भी कह देते हैं। मिडिल लेमला क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये बीच में बनती है, इसीलिए मिडिल लेमला कह देते हैं। और ये बड़ी होकर टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। जो यहाँ पर जो सेल प्लेट देख रहे होगे, धीरे धीरे ये बड़ी हो जाती है और टू डॉटर सेल का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो ये किस में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, सेल प्लेट के द्वारा होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी है बता दें आप कमेंट करके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम देखने वाले हैं जो समसूत्री विभाजन होता है उसका क्या महत्व होता है, या आप कह सकते हो उसका क्या कार्य होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है कहाँ किस में होता है, कौन सी सेल में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, जिसे हम देही कोशिकाएं कहते हैं, उसमें ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। और क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है वो कैसी हो जाती है, इक्वल रहती है, यानी आप कह सकते हो बराबर रहती है, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है, क्योंकि 46 गुणसूत्र मदर सेल में थे और 46 गुणसूत्र संतान में आ जाते हैं, ठीक है। टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है तो दोनों में 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तब गुणसूत्र की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है, देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। मदर सेल है और ये डॉटर सेल का निर्माण हुआ है, गुणसूत्र की संख्या बिल्कुल समान रहती है। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है, यही बात यहाँ पर लिखी है। और अगला जो पॉइंट है, जो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोश के जो जीव जंतु होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना। इसमें जब डिवीजन होता है, ये डिवाइड होता है, वो किसके द्वारा होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही इसमें डिवीजन होता है, यानी विभाजन। अमीबा जो होता है वो डिवाइड करता है, जब अमीबा डिवाइड करता है तो वो किसके द्वारा, कौन से सेल डिवीजन के द्वारा ये डिवाइड करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही अमीबा डिवाइड करता है, या आप कह सकते हो यूनिसेलुलर एनिमल डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये जानकारी हो चुकी है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट होता है, जो बॉडी में सेल डैमेज हो जाती है, जब जहाँ पर चोट लग जाती है बॉडी में तो सेल डैमेज हो जाती हैं, तो उसको रिपेयर करने का कार्य कौन करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन ही करता है, ठीक है। माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही ये बॉडी में डैमेज हुई सेल रिपेयर की जाती है, ओके। तो ये जानकारी आपको हो चुकी है कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है। पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है वो हाइड्रा और अमीबा के अंदर होती है। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, यदि कोई सा भी अंग कट जाता है तो वो फिर से उसका विकास हो जाता है, ठीक है। कोई सा अंग कट जाता है फिर से दोबारा नई तरीके से उसका विकास होना क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है, ठीक है। तो पुनरुद्ध भवन की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, हाइड्रा और अमीबा में होती है। और इनका यदि हाइड्रा यदि अमीबा का कोई सा भी पार्ट या कोई सा अंग कट जाता है तो वो फिर से डिवाइड होकर क्या बना लेता है, फिर से वो नया अंग बना लेता है। फिर से डिवाइड होकर नया अंग बनता है, किसके द्वारा बनता है, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा ही बनता है, ठीक है। इसमें जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं, टूटे फूटे जो अंग होते हैं, वो फिर से नए बन जाते हैं, किस डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि जो समसूत्री विभाजन होता है इसका क्या महत्व होता है, या आप कह सकते हो इसका क्या कार्य होता है, ये जानकारी हमने आपको दे दी है।